नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस सीरीज़ का आज पहला सेट है जिसमें हम हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लिपि को जानेंगे। लिपि होता क्या है? तो लिपि का अर्थ है किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका। जैसे हिंदी में मैं हिंदी लिख रहा हूँ हिंदी, तो ये तरीका क्या है? देवनागरी है ना। किसी भी भाषा को दिखाने का एक तरीका होता है, वही क्या है? लिपि है। देखिए फ्रेंड, अगर लिपियों के क्रमिक विकास की बात करें, क्रमिक विकास यानी कि सबसे पहले कौन सी लिपि आई? तो ब्राह्मी लिपि आई, जिसको लिपियों की जननी कहते हैं, है ना। इन्हीं से जन्मी है सारी, तो लिपियों की जननी ब्राह्मी। फिर इससे कौन जन्मी है? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि की एक विशेषता है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस साइड। जैसे देवनागरी हम यहाँ से इस साइड लिखते हैं, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। खरोष्टी से फिर बनती है गुप्त ब्राह्मी या फिर गुप्त लिपि। गुप्त के बाद कुटिला, और कुटिला के बाद देवनागरी लिपि, जो हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास किस लिपि में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लिपियों की जननी है, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुनानी बोली है। देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, है ना, इस टाइप से हैं। तो इसमें एक है राजस्थानी, तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में बोली जाती है मेवाती, मेवाती, और दक्षिण में मालवी, मालवी, पश्चिम में मारवाड़ी, मारवाड़ी, और पूर्व में जयपुरी, पूर्व में जयपुरी। और इसी जयपुरी का अन्य नाम क्या है? ढूंढानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड, हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं अगर हम गिने तो 13 तो स्वर है, प्लस 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? यानी कि क से लेकर म तक, जो 5 वर्गों में है ना। तो 25 तो ये हो गए हैं। अगला है 4 अंतस्थ। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी कि यो, र, लो और वो। 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी यानी कि 100, 100, 100 और हो। 300 हो गई और एक हो गया, इनको कहते हैं ऊष्म संघर्षी। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी कि अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। 4 तो ये हो गए। ये टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। और 2 बचे कौन? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन, द्विगुण जिसे कहते हैं द्विगुण। तो द्विगुण कौन से होते हैं? एक तो डॉ और एक ढौ, जिनके नीचे ये नुक्ता है। डॉ और ढौ 2 टाइप के होते हैं, एक तो वर्गीय व्यंजन में आता है और एक उच्छिप्त में आता है, डॉ और ढौ, जिनके नीचे नुक्ता है। तो टोटल होते हैं 52। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा और साहित्य का उद्भव विकास किसकी पुस्तक है? देखिए फ्रेंड, अगर इस पुस्तक की बात करें, ये कुमाऊनी भाषा और साहित्य के लिए लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर शेर सिंह बिष्ट। अगर हम त्रिलोचन पांडे की बात करें तो इनके द्वारा कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य, कुमाऊनी भाषा और उसका साहित्य किसकी पुस्तक है? ये त्रिलोचन पांडे की है। कुमाऊनी साहित्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। अगर हम बात करें चारुचंद पांडे, इनकी एक पुस्तक है छोड़ो गुलामी खिताब, छोड़ो गुलामी खिताब। छोड़ो गुलामी खिताब किसकी है? तो चारुचंद पांडे की है। और अनिल कार्की की बात करें तो कुमाऊनी लोक संस्कृति का विविध आयाम, कुमाऊनी लोक संस्कृति का विविध आयाम किसकी पुस्तक है? तो अनिल कार्की जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? यानी कि शरीर पर तो कपड़े नहीं है और मुंह में पान रखा है ना, इस टाइप से झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, झूठा दिखावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? देखिए फ्रेंड, अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर होता क्या है? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख द्वार कैसे खुलता है? तो उस टाइप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। अगर हम अग्र की बात करें तो अग्र में कितने हैं? तो एक तो ई है, दूसरा ई है, फिर री है, फिर ए और आई है। तो ये किस में है? अग्र स्वर में है। मध्य की बात करें तो मध्य में सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? अ है। तो बाकी जो छोटे वो पश्च में आएंगे। तो कौन कौन छोटा है? एक तो आ छोटा है, दूसरा ऊ है, ऊ है, ओ और औ है। तो ये किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है पश्च स्वर का? तो आ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है ये देखना है आपको। पहला है रासायनिक, तो रासायनिक नहीं होता है, ये होता है रासायनिक, रासायनिक, है ना। मूल शब्द तो रसायन है, रसायन। जब भी इक प्रत्यय लगा तो यहाँ आके मात्रा जुड़ जाएगी। आध्यात्मिक, इसमें भी इक आया है, तो मूल शब्द क्या होता है? अध्यात्म,
मूल शब्द होता है अध्यात्म। जब भी एक प्रत्यय लगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगा। सम्राट तो ये भी गलत है, क्योंकि सम्राट हो गया, विराट हो गया, विराट, इनमें हमेशा हलंत आता है, टॉ पे हलंत आता है। औद्योगिक तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? देखिए फ्रेंड, जब भी एक ही वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य हों और वो किससे जुड़े हों, या तो और से जुड़े हों, तथा से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, है ना, और परंतु से जुड़े हों, किंतु से जुड़े हों, तो ये भी शब्द जहाँ आए तो वो हमेशा क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त का अर्थ है एक ही साथ दो वाक्य, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। कब सफल होगे? जब परिश्रम करोगे। तो दो वाक्य अलग अलग है। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो सफल कब होगा? तो परिश्रम करने के बाद होगा। जहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाता है। अगर मिश्र वाक्य की पहचान की बात करें तो जिस वाक्य में ये शब्द आए, जैसे जब तक, तब तक, जिसका, जिसने, जिसको, जब, तब, यहाँ, अगर, यदि, है ना, ये शब्द आए वहाँ हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट है, उस तपस्वी से लंबे थे दो चार देवदार खड़े, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। उस तपस्वी से यानी कि कोई तपस्वी है, उसके जैसा क्या है? दो चार देवदार खड़े हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए फ्रेंड, अलंकार पहचानने के लिए वैसे तो शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी है, इसमें जानना कैसे है? देखिए फ्रेंड, जब भी काव्य में या फिर जो लाइन दी गई है उसमें तुलना का भाव हो, यानी कि तुलना हो रही है, तो उसमें हमेशा उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार होता है। अब पहचानना कैसे है प्रतीप है या उपमा है ना? जब सीधे सीधे तुलना करी जाए, यानी कि डायरेक्ट जो तुलना होती है वो करी जाए, तो उपमा अलंकार होता है। जब तुलना अपोजिट साइड में करेगा, उल्टी करेगा, है ना, सीधी नहीं करेगा, उल्टी साइड में करेगा, अपोजिट में करेगा, तो वहाँ कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो इससे पहचानेंगे हम। देखिए, तो उस तपस्वी से लंबे थे दो चार देवदार खड़े, यानी कि तपस्वी जैसे क्या है? देवदार खड़े हैं, या फिर देवदार के पेड़ है। जबकि होना क्या चाहिए था? देवदार के जैसे क्या है? तपस्वी लंबा सा है। यहाँ पर उल्टा बोल दिया है, तो जहाँ पर उल्टा बोलेगा तो वहाँ पर उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। अगर ये कहता है देवदार के जैसे तपस्वी है तो तब उपमा होता है, यहाँ पर इसने उल्टा कह दिया है, तो कौन सा होगा? प्रतीप अलंकार होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनकी पहचान होती है सा से सी। सा से सी यानी कि जैसा, जैसे और जैसे, ये क्या बताते हैं? ये शब्द बताते हैं कि तुलना हो रही है, उसके जैसे या उसके जैसी तुलना बताते हैं। तो तुलना देखना है आपने कहाँ पर हो रही है, फिर वहाँ पर होगा या तो प्रतीप या फिर उपमा। सीधे सीधे तुलना होगी तो उपमा होगा, अगर उल्टा बोल देगा तो प्रतीप होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अतिशयोक्ति, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात बोलेगा। और श्लेष, तो एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, तो जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ, वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? देखिए फ्रेंड, अगर हम विभावरी की बात करें तो विभावरी का अर्थ क्या होता है? तारों से भरी रात, तारों से भरी रात, या फिर रात्रि होता है ना, रात्रि होता है या रात होता है, तो ये होता है तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम शब्द। देखिए फ्रेंड, तत्सम शब्द क्या होते हैं? हल्का फुल्का इनको जान लें कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में लिए गए हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से रूप परिवर्तित करके हिंदी में आए हैं। रूप परिवर्तन यानी कि जैसे अग्नि है, अग्नि का क्या बनाया हमने? आग बनाया है, तो ये इसका रूप परिवर्तन हो गया। तो आग क्या है? तद्भव है। अग्नि क्या है? तत्सम है ना। तो वैसे ही विभावरी क्या है? ये तत्सम शब्द है। ये डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में लाया गया है बिना रूप परिवर्तन किए हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए फ्रेंड, अरबी, फारसी, इस टाइप से भी एग्जाम में आते हैं। कौन किस भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी है इनकी। अगर हम बात करें वकील की, तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अरबी। अरबी में अन्य शब्दों को देखें तो जैसे आदमी है ना, आदमी क्या है? वकील है। तो वकील है तो वो कहाँ जाएगा? अदालत में जाएगा, तो अदालत भी वही है। अदालत में जाके उसको रिश्वत भी दी जाएगी, तो रिश्वत भी किसका है? अरबी भाषा का है। उसकी कुछ वहाँ पर इज्जत है, तो इज्जत भी है, तो इज्जत किसका है? तो अरबी भाषा का है। तो इस टाइप से याद रखना है। अगर हम फारसी की बात करें तो गिरफ्तार हो गया, है ना, गिरफ्तार। और जो हिंदी है वो भी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी। इसके साथ साथ आमदनी है, आमदनी। और तनख्वाह, तनख्वाह ये भी फारसी भाषा का है। इसके साथ साथ आवाज़ है, आवाज़ भी फारसी भाषा का है। तो इस टाइप से याद रखना है। सरकार, तो सरकार भी फारसी भाषा का है, सरकार हो गया, सरदार हो गया, इस टाइप से। अगर तुर्की भाषा की बात करें तो ज़्यादातर जो काट मार वाले शब्द हैं, जैसे कैंची हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, चाकू, फरसा हो गया, है ना, फरसा। इसके साथ साथ उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये भी तुर्की भाषा का है, उर्दू, है ना। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है।
और पुर्तगाली में जो नहाने धोने के सामान है, जैसे कि साबुन हो गया, साबुन, तौलिया हो गया, तौलिया, इसके साथ साथ गमला हो गया, गमला, और कमरा, तो कमरा भी किसका है? पुर्तगाली भाषा का है। इस टाइप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए फ्रेंड, जो अपादान कारक है और जो करण कारक है, इनकी विभक्ति क्या है? से है। से दोनों में आता है। तो अब कंफ्यूज होता है कि करण है या फिर अपादान है। तो इनको पहचानने के लिए सबसे पहले याद रखना है, जो अपादान कारक है उसमें क्या होता है? तुलना होगी, या तो तुलना होगी या अलगाव का भाव होगा, यानी कि अलग होने की भावना होगी उसमें, है ना। अगर हम बात करें करण की, करण में भी से आता है। तो करण में हमेशा कार्य को करने का माध्यम होगा, कुछ ना कुछ माध्यम होगा, है ना। कार्य को करने का माध्यम होगा, वो क्या है? करण। तो ऐसे पहचानना है किसमें माध्यम है, किसमें तुलना या अलग हो रहा है। तो इसमें देखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा। इसमें रावण को राम ने मारा, किससे मारा? तीर से मारा, तो माध्यम है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो करण कारक होगा। अगला है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। यहाँ पर अगर पहचान नहीं आ रही है तो अपादान में डाल के देखो, इसको अलग हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तुलना हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जो दर्द हो रहा है वो मोहन से चिपका हुआ है, अलग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर भी करण कारक होगा, है ना। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा निकलती है तो अलग हो रही है, हिमालय से बाहर जा रही है ना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अलग का भाव कहाँ पर है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान कारक इसमें हो जाएगा। अगला है, चाकू से फल काटो। तो फल किससे काटना है? चाकू से। तो चाकू क्या है? माध्यम है। माध्यम में तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए फ्रेंड, जो बूंद बूंद है ये रेखांकित है, इसको अंडरलाइन करना है। कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए फ्रेंड, क्रिया तो हमें पता है ना। वाक्य में जो कार्य हो रहा है वही क्या है? क्रिया है। तो क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो इसमें क्रिया क्या है? टपकना है। नल बूंद बूंद टपक रहा है ना, तो क्रिया क्या है? टपकना है। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो टपक रहा है पर कैसे? तो बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, बूंद बूंद, है ना, बूंद बूंद करके टपक रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए फ्रेंड, तरणी तीन टाइप से लिखा जाता है। एक तो है तरणी, और एक है तरणी जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, और एक है तरुणी, तरुणी। तो तीन है, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं कौन सा है ना। तो जब भी सबसे छोटी वाली मात्रा आए, है ना, तो वो कौन सा होगा? सूर्य का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। और जब भी इसमें बड़ी मात्रा आए तो वो कौन सा होगा? तो नाव हो गया। तरुणी का अर्थ नाव होता है। और तरुणी, इस पर रू की मात्रा होगी, और तरुणी, तो तरुणी का अर्थ होता है युवती। तो ये युवती हो जाएगा। तीन अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। और तरुणी का जो पुल्लिंग होता है वो होता है तरुण, और तरुण यानी कि युवक, युवती का अपोजिट युवक। नेक्स्ट है, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए वाक्यांश है ना, कौन सा है? तो दो पर्वतों के, ये दो पर्वत हैं, इनके जो बीच की ये भूमि है ये क्या कहलाती है? तो घाटी कहलाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, घाटी। अगर हम बात करें उपत्यका, उपत्यका क्या होती है? पर्वत की नज़दीकी भूमि। मान लीजिए पर्वत है, इसकी ढाल पर कोई जमीन है, तो ये क्या है? उपत्यका है। अगर हम बात करें द्रोण, द्रोणी क्या होती है? देखिए फ्रेंड, द्रोणी को जल संभर भी कहते हैं, जल संभर। जल संभर यानी कि जहाँ जल इकट्ठा होता है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा या फिर ग्लेशियर का पानी इकट्ठा होता है, वही क्या है? द्रोणी है, द्रोणी है ये, वही क्या है? द्रोणी है। द्रोणी या जल संभर एक ही होता है। अगर हम बात करें बेसिन, तो बेसिन क्या होता है? जो नदी का बहाव क्षेत्र है, ये नदी बह रही है और इसका जो ये उपतंत्र है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो ये पूरा क्या है? नदी बेसिन है। ये अलग अलग है, ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। इसका आंसर क्या होगा? बैल और बकरी घास चरती हैं। तो बैल और बकरी घास चरती यहाँ भी है, तो बैल और बकरी घास चरती यहाँ भी है। बस फर्क है किसका? बहुवचन का, क्योंकि दो है तो बहुवचन में है, तो यहाँ पर बिंदी आएगी हैं। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेत आना मुहावरे का अर्थ है। देखिए फ्रेंड, खेत आना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना, है ना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, युद्ध में मारा जाना। अगर हम जलना या ईर्ष्या की बात करें तो खार खाना, खार खाना, जलना या ईर्ष्या करना। बीमार होना यानी कि खटिया सेना, खटिया सेना। जब आदमी खटिया पे लेट जाता है तो खटिया सेना, तो इसका अर्थ क्या है? बीमार होना। अगर हम बात करें सिर्फ कल्पना करना, तो इस किसका अर्थ हो जाएगा? तो ख्याली पुलाव होते हैं ना, ख्याली पुलाव बुनते हैं लोग, तो सिर्फ कल्पना करना, तो ख्याली पुलाव जो बुनता है तो उसके लिए कहते हैं सिर्फ कल्पना करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध में मारा जाना, खेत आना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार लाला, ये लाला है, लाला का स्त्रीलिंग लालाइन है, तो ये लालाइन है, माफ़ कीजिएगा, लाला और लालाइन है। तो लाला का स्त्रीलिंग क्या है? लालाइन है। उसी प्रकार मास्टर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए फ्रेंड, मास्टर का स्त्रीलिंग क्या होना चाहिए?
या तो मास्टराइन, मास्टरीन, मास्टरीन या फिर मास्टरी, तो कौन सा होगा? तो मास्टर का स्त्रीलिंग होता है मास्टरनी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मास्टरनी। एक दो और है इसमें, जैसे मुगल के क्या होता है? मुगल, ये एग्जाम में आया भी है। मुगल का होता है मुगलानी, है ना, मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए फ्रेंड, जो कृष्णा अर्जुन युद्ध का नाटक है वो लिखा है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है रजत शिखर, है ना, रजत शिखर है, ज्योत्सना है, इनके नाटक हैं रजत शिखर, ज्योत्सना। अगर जयशंकर की बात करें तो इनका एक उपन्यास है एक घूंट, है ना, एक घूंट। साथ ही साथ इनकी छायावाद की पहली रचना भी है झरना। झरना एक कविता है, किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की छायावाद की पहली रचना है, 1918 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक रचना है तोड़ती पत्थर, है ना, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर वो इलाहाबाद के पथ पर, इस टाइप से कुछ है, तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये तीनों छायावाद के कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत हो गया, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके साथ एक और है महादेवी वर्मा। तो इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है ना, इनके जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर इनकी जो रचनाएं हैं सब कुछ एग्जाम में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।